हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रहने वाला है। तो बच्चों, आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है वेरी बोरिंग टॉपिक, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, आज हम इसको समझते हैं। आज का टोटल मेरा इंट्रो लेक्चर यहाँ पर होगा कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स है क्या। 90% बच्चों को ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा तंग करता है, बुरा लगता है। बोलते हैं यार क्या कैलकुलेटर को उठाते हैं, काम करते रहते हैं, तो नहीं क्या क्या हम इसके अंदर कैलकुलेशंस करते हैं फजूल की, क्या रिजल्ट मिलता है हमें नहीं पता। तो आज हम सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात बिठाने की कोशिश करेंगे, ये जो कैलकुलेशंस होती हैं वो किस बेस पर होती हैं, क्यों की जाती हैं, इससे हमें क्या क्या फायदा है, क्यों हम इस स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि स्टैटिस्टिक्स आखिर है क्या। सॉल्व करने में जब ही मजा आएगा, सवाल को समझने में जब ही मजा आएगा जब आपको पता होगा कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड हाउ वी यूज स्टैटिस्टिक्स एंड व्हाई वी यूज स्टैटिस्टिक्स। समझ में आती बात। चलो अब यहाँ पर छोटी सी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखा नजर आ रहा होगा स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले इसकी स्पेलिंग में गलती मत करना। लोग अक्सर इसको लिखते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, यहाँ पर लोग स्टैटिस्टिक्स का जब भी नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में कुछ बातें आती हैं। पहली बात, आपने मैट्रिक के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा जो अक्सर बच्चे छोड़वा भी देते हैं, लेकिन पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी हैं। नाम होता है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। उसके अंदर आपको छोटे छोटे डेटाज दिए जाते हैं, आपको छोटे छोटे टेबल्स बनवाए जाते हैं, चार्ट्स बनवाए जाते हैं, मतलब कुछ इस तरीके का काम होता है। बेसिकली वो स्टैटिस्टिक्स की नो हाउ होती है। अब हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी इंसान के सामने, किसी भी स्टूडेंट के सामने जो मैथमेटिक्स को समझता है थोड़ा बहुत भी, तो स्टैटिस्टिक्स सुन के वो ऐसा मतलब दिमाग में अपनी इमेज बनाता है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर अगर मुझे पढ़ने के लिए दिया जाएगा तो मैं टेबल्स के बारे में स्टडी करूंगा, कुछ टेबल्स पढ़ाऊंगा, कुछ ग्राफ्स बनाऊंगा, कुछ ऐसी चीजें बना के मैं इसको स्टडी करने की कोशिश करूंगा। पहले दिमाग में बच्चे के या किसी बड़े के भी यही आती है। चलो अब इसका दूसरा मतलब समझते हैं। हम बेसिकली स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो रूल्स पढ़ेंगे, कुछ कानून पढ़ेंगे, कुछ टेक्निक्स पढ़ेंगे, किसको, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कैलकुलेट करने की। अभी आपको ऐसी ऐसी एग्जांपल्स दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझते जाओ। देखो, स्टैटिस्टिक्स आपको क्या सिखाएगी, आपको ऐसे रूल्स और टेक्निक्स सिखाएगी जिसमें आप क्या कर सकोगे, एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को कैलकुलेट कर सकोगे बआसानी, वन पेज के ऊपर। समझ गए, एक पेज का तो काम लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसका तीसरा मतलब क्या निकलता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। अब इसका ये स्टैंडर्ड वे है। अब स्टैंडर्ड मीनिंग है इसकी क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। यहाँ पे एक बात बड़ी समझने वाली है, व्हाट इज न्यूमेरिकल फैक्ट्स। हम अक्सर यही गलती कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता न्यूमेरिकल फैक्ट्स क्या है। न्यूमेरिकल फैक्ट्स, आप इस चीज से अंदाजा लगाओ, न्यूमेरिकल फैक्ट्स का मतलब है नंबर्स में जो हकीकत हमें बताई जाती है उसको कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स, और उसको एक सिस्टम के अंदर अरेंज करना वो क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। अब देखो, छोटी सी मिसाल मैं आपको यहाँ पे देता हुआ चलता हूँ। देखो, सबसे पहले पॉपुलेशन जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, समझ सकते हो आप। देखो, पॉपुलेशन, आपको पता है कि बेसिकली हर 10 साल के बाद हमारे मुल्क के अंदर सेंसस क्रिएट होती है, सेंसस बनाई जाती है, मतलब मर्दमशुमारी इसको उर्दू में कहते हैं, सेंसस होता है। तो हर 10 साल के बाद हमारे हर घर के मेंबर्स की कैलकुलेशंस होती है, एक डेटा बनता है, हर घर का डेटा बनाया जाता है, और पूरे पाकिस्तान का डेटा बनाने के बाद फिर हमें न्यूज में खबर पता चलती है कि पाकिस्तान की आवाम 22 करोड़ हो चुकी है। ये हमने कैसे बताया, ये हमने कैसे बताया कि पाकिस्तान की आवाम 22 करोड़ हो गई। भाई ये तो हम बोलते हैं अंदाजा लगा रहा होगा, नहीं,
दिस इज ऑलमोस्ट अ कैलकुलेशन, सब कैलकुलेशन की बेस पर है। आपने क्या किया, आपने पाकिस्तान का हर घर बजाया, क्या हुआ, घर बजाने के बाद आपको पता चला भाई कितने कितने लोग इसमें रहते हैं। आपने सबका डेटा बनाया, एक टेबल चार्ट बनाया, सबको कैलकुलेट किया, और सबको कैलकुलेट करने के बाद आपने जब सबको समेशन करके प्लस करा तो आपके पास 22 करोड़ टोटल आंसर आया। तो उसका मतलब क्या हुआ, आपने सारे डेटा को एनालाइज किया, क्योंकि सेंसस के अंदर हमेशा बालिग लोग जो हैं वो काउंट किए जाते हैं, नाबालिग काउंट नहीं किए जाते। तो उसका मतलब क्या हुआ, सारे लोगों को गिना और उसमें से जो जरूरी थे उनको निकाला, जो जो जरूरी थे उनको अलग निकाला, जो गैर जरूरी थे उनको अलग साइड पे रख दिया। रखने के बाद उस डेटा को एनालाइज किया गया और टोटल आबादी बता दी गई कि 22 करोड़ है। यहाँ समझना बात को, ये मैं बता रहा हूं कि आपको डेटा को एनालाइज कैसे करता है स्टेटिस्टिक्स। यहाँ पर जो स्टेटिस्टिक्स का मतलब समझते जा रहे हैं वो यही मतलब है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को या किसी भी अमाउंट ऑफ डेटा को इस तरीके से, इस रूल ऑफ सिस्टमेटिक टेक्निक्स होती है हमारे पास, उसकी वजह से हम डेटा को आसानी कैलकुलेट करके एक वैलिड रिजल्ट निकालते हैं, जो कि हमारे बहुत यूज आता है, और वो यूज हम भी पढ़ेंगे क्या मतलब होता है। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल का। देखो प्राइस, हमारे यहाँ प्राइस का जो है वो बहुत ही रोना लगा हुआ है। क्या रोना लगा हुआ है भाई, आए दिन क्या होता है भाई, राइस पर रेट बढ़ गया, पेट्रोल पर रेट बढ़ गया, किसी पर क्या हो गया, किसी पर क्या हो गया। अच्छा, आपने एक बात जरूर देखी होगी, जब आप बाजार में निकलते हो, फॉर सपोज आपके सामने कोई 10 दुकानें हैं जहां पर आटा सेल किया जाता है, 10 दुकानें हैं आपके पास। आप एक दुकान पे जाते हो, आपको वहां आटा मिलता है 500 रुपए का। दूसरी दुकान पे जाते हो, आपको आटा मिलता है 510 रुपए का। तीसरी दुकान पे जाते हो, आपको आटा मिलता है 520 रुपए का। कई दुकानों पे जाते हो, आपको रेट सेम भी मिलते हैं, लेकिन जब आपसे कोई पूछता है, तो आप क्या कहते हो, सबसे ज्यादा वाला रेट या एक एवरेज रेट बताते हो। यार भाई, आटा 530 रुपए बिक रहा है पूरी मार्केट के अंदर, कहीं से भी ले लो। आप अगले को तो ऐसे ही बताओगे, आप कभी भी ये नहीं बोलोगे भाई इस दुकान पे जाओ 10 रुपए कम पड़ेगा, उस दुकान पे जाओ ऐसा होगा ऐसा होगा, नहीं, आप ऐसा नहीं बोलोगे। आप बोलोगे भाई एक एवरेज रेट बताओगे। बेसिकली आपने बगैर पेन कॉपी उठाए एक कैलकुलेशन की, क्या करी, एक कैलकुलेशन की अपने माइंड के अंदर कि हाँ, एक एवरेज रेट ही तो बताना है मुझे। वो कैलकुलेशन बेसिकली एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब हमारे पास आ जाता है, हम उसको एनालाइज करके कैलकुलेट करके एक वैलिड रिजल्ट बनाते हैं। दिस इज द वर्ड स्टेटिस्टिक्स, इसका काम होता है। समझ में आती बात। तीसरी एग्जाम्पल पे चलते हैं। देखो तीसरी एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास मोस्ट कॉमन, जिसका नाम है एक्सीडेंट्स। अब फॉर सपोज मैं आपको कहता हूं कि हैदराबाद में 50% रेशियो पर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला 50% पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो ये बात आपको दिमाग में सुनते ही क्या क्लिक करेगी, देखो 50%, यहाँ पे कितनी अच्छी बात आ रही है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ये न्यूमेरिकल हकीकत है, नंबर्स की फॉर्म में मैंने आपको हकीकत बता दी। क्या बता दी, नंबर्स की फॉर्म में मैंने आपको एक हकीकत बता दी कि 50% लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो वो क्यों हो रहे हैं मैं इस पे बात नहीं कर रहा। देखो भाई हो रहे हैं, मैंने एग्जाम्पल ले ली, तो ये हो रहे हैं। तो आपको जब ये बात आपने सुनी तो आपके दिमाग पर क्या असर हुआ इस बात का, यही असर हुआ ना कि भाई आधा पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है एक्सीडेंट्स में। तो ये न्यूमेरिकल फैक्ट आपको पता चला, ये भी देखो एक न्यूमेरिकल फैक्ट है। और ये जब अरेंज होता है, अब जाहिर सी बात है जिसने भी ये बात कही होगी 50% फैक्ट, मतलब 50% जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्या उसने देखा होगा कि 50% ही हो रहे हैं, नहीं, उसने एनालाइज किया होगा पाकिस्तान के शहर शहर जाके, जो भी महकमा होता है वो शहर शहर जाके एनालाइज करता है, भाई इस मुल्क में इस शहर में इतना, इस शहर में इतना, और वो टोटल एस्टिमेट एंड एनालाइजेशन के बाद हमें बताते हैं कि 50% ऐसा है जो कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। समझना बात को, ये हम क्या कर रहे हैं, टोटली डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। अब आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पर, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन देखी गई है, क्राइम्स। यहाँ पर क्राइम्स बहुत किए जा रहे हैं,
बहुत फजूल वाले भी क्राइम होते हैं, समझ सकते हो इस बात को। चलो मैं आपसे कहता हूँ कि कराची एक ऐसा शहर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम का रेशो है। ये मैंने आपको कैसे बता दिया? अगर आप पाकिस्तान के शहर शहर जाओ और आप देखो, हर जगह का डेटा कैलकुलेट करो, हर जगह का डेटा कैलकुलेट करने के बाद और आप जब रिजल्ट निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप हर शहर में जाओगे, एनालाइज करोगे, देखोगे व्हाट इज, कहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहाँ एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, कहाँ क्राइम हो रहा है, कहाँ क्राइम नहीं हो रहा है, तो आप एक रिजल्ट पर पहुंचोगे। जो रिजल्ट पर पहुंच रहे हो ना, इस बीच की कैलकुलेशंस को जब आप अरेंज करके सिस्टमेटिकल न्यूमेरिकल फैक्ट्स में जब आप लिख लेते हो, इसी का नाम स्टेटिस्टिक्स होता है बेटे। स्टेटिस्टिक्स ये चीज होती है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा हो कि व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स, हम क्या कर रहे होते हैं। चलो थोड़ा सा और समझते हैं इसको। देखो अब यहाँ पर आते हैं यूज ऑफ स्टेटिस्टिक्स के, इसका यूज क्या है। देखो मैंने आपको काफी सारी एग्जांपल्स ऐसी दी कि आपको उसका यूज भी समझ में आया होगा, लेकिन अब छोटी सी एग्जांपल्स और लेते चलो। मतलब यूज ऑफ स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स का यूज कहाँ पर है? देखो भाई, सबसे पहले तो उसका मतलब हमें पता है कि कलेक्ट डेटा, ये डेटा को कलेक्ट करते हैं, अभी बार बार बताया। एनालाइज करते हैं, ये भी मैंने बार बार बताया। और डिसीजन मेक करते हैं। देखो डिसीजन मेक करने का मतलब क्या होता है? अब फॉर सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि मैं वही वाली राइस वाली मिसाल लेता हूँ या फ्लोर वाली मिसाल लेता हूँ, आटे वाली। तो जब जब क्या कहते हैं, मैं किसी बंदे को ये बताता हूँ कि एवरेज आटा जो है वो इस रेट पर बिक रहा है, मैंने वो अपने माइंड की कैलकुलेशन करके बता दिया, सब एनालाइज हो गया। लेकिन अब मैं उसको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? इन्फॉर्म कर रहा हूँ। मैंने क्या कर रहा हूँ? इन्फॉर्म कर रहा हूँ। जब मैं उसको इन्फॉर्म कर दूंगा तो वो डिसीजन लेने में क्या होगा? आसानी रहेगी उसको। क्या होगा? डिसीजन लेने में एक आसानी रहेगी उसको। भाई मुझे इतने में खरीदना है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ जानी चाहिए। बच्चे हो नहीं आप, चलो अब देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टेटिस्टिक्स का यूज है वो क्या है? टू इन्फॉर्म पब्लिक। देखो उसकी बहुत अच्छी मिसाल मैं आपको देता हूँ, और ऐसी मिसाल दूंगा कि आप बोलोगे वाकई सर ऐसा है। देखो सबसे पहले आप इस दो चार अल्फाजों को दिमाग में बिठा के चलो। दिस इज न्यूमेरिकल फैक्ट आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। सिस्टमेटिकली अरेंज होता है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, उन्हीं को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। अब हम इन्फॉर्म कैसे करते हैं पब्लिक को? देखो आप सब लोग टीवी देखते हो, मैं भी देखता हूँ कभी कभी, और बहुत सारे लिए लाखों करोड़ों लोग टीवी देखते हैं। तो आपने मोस्ट कॉमन एड जरूर देखा होगा, कुछ भी एक एड आपने जरूर देखा होगा। वो कौन सा एड है भाई? उसमें आता है कि 99 माओ का भरोसा, कोलगेट, डॉक्टर का डेंटिस्ट का सुझाया हुआ। समझ में आई आपके? मतलब ये एड आपने जरूर देखा होगा कि अच्छा बोलता कैसे? डेंटिस्ट का सुझाया हुआ, 99% माओ का भरोसा, क्या? कोलगेट। अब इससे आपको क्या समझ में आ रही है? ये आप टीवी पर देख रहे हो, इट इज द इंफॉर्मेशन टू डिलीवर द पब्लिक। ये पब्लिक को डिलीवर हो रही है इंफॉर्मेशन। यहाँ पर तो आपको बात ये समझ में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्ट आपने देखा, जब आप न्यूमेरिकल फैक्ट यहाँ पे देख रहे हो तो 99% से आपको एक बात समझ में आती है कि ऑल ओवर पाकिस्तान की जो माएँ हैं वो 99% का जो रेशो है वो सब की सब कोलगेट को यूज कर रहे हैं। तो देखो कहां से कहां तक इसका यूज आ रहा है। मैं आपको आपके टीवी तक लेकर आ गया। देखो भाई क्या हुआ होगा, कोलगेट को काफी सारे लोगों ने यूज किया होगा। यूज करने के बाद उसका डेटा कलेक्ट हुआ होगा कि उसकी परचेजिंग में, उसकी इकोनॉमी में फर्क आया होगा। बहुत सारे सब्जेक्टिव डेटास को उन्होंने उठाया होगा। उठाने के बाद उसको कैलकुलेट किया होगा तो वो इस नतीजे पे पहुंचे होंगे ये 99% ऐसा हो रहा है कि कोलगेट ही यूज हो रहा है। तो उन्होंने एक एड बना दिया, और एड बना के और अपनी पब्लिसिटी और इकोनॉमिक को बढ़ाया। कैसे? टीवी पे एड चला दिया कि 99 माओ का भरोसा पेनाडोल, या फिर पेनाडोल भी मैं कह सकता हूँ, मुंह से निकल लिया, चलो पेनाडोल मान लो, या फिर कोलगेट मान लो। बहुत सारी ऐसी चीजें आपने टीवी पर देखी जरूर होंगी, देखिए। चलो भाई यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ।
चलो जी, हम कहाँ थे? मैंने कहा इन्फॉर्म पब्लिक को, हम पब्लिक को इन्फॉर्म कैसे करते हैं, ये बात तो आपके समझ में आ गई। अब बात करते हैं टू एक्सप्लेन दैट हैव हैपेंड। कुछ ऐसी चीजों को हम एक्सप्लेन कर देते हैं जो कि हो जाती हैं। कैसे भाई? फॉर सपोज आपको भी कहता हूँ, चलो देखो यहाँ पर बात चलते हैं। टू एक्सप्लेन, क्या करा आपने? क्या किया? एक्सप्लेन किया। किसको? दैट हैव हैपेंड, जो काम होता है उसको आपने क्या किया? एक्सप्लेन किया। ऐसा आप कर सकते हो भाई। देखो, इसकी मिसाल इन्फॉर्म पब्लिक से उठाता हूँ। जब आप, मैंने कहा आपसे कि 99% माएँ जो हैं वो यूज कर रही हैं कोलगेट, तो क्या हुआ? वो चीज हो रही है जो आप उसको क्या कर रहे हो? इन्फॉर्म कर रहे हो, का मतलब एक्सप्लेन कर रहे हो। पॉइंट दोनों सेम है, तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग है यहाँ पे। तो यहाँ समझना नेक्स्ट स्टेप। देखो, एस्टिमेट अननोन क्वांटिटीज। वाओ, दिस इज द मेन थिंग। अननोन क्वांटिटीज का एस्टिमेट करना, उनको कैलकुलेट करना। मैं आपको एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि मान लो थोड़ी देर के लिए आप ऐसा मानो कि अभी आपकी जिंदगी में कुछ वक्त पहले एक वायरस आया था, इसका नाम था कोरोना वायरस, ऐसा था, जिसने बहुत ज्यादा परेशान भी किया। तो आप यहाँ समझना बात को कि वहां पर जब हम कोरोना वायरस आया हमारी जिंदगी में, तो हमें नहीं पता था वो वायरस कर क्या रहा है, कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। और आप खुद एक बात जानते हो कि उस वक्त मास्क लगाने का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर खास तौर पर, दूसरे ममालिक की मैं बात नहीं करूंगा, यहाँ के डेटा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मास्क 90% नहीं लगाया जाता था, ऐसे ही था। तो मान के चलता हूँ वो जो मास्क था मेरे पास वो एक अननोन क्वांटिटी थी, ठीक है। जब एनालाइज हुआ कि वो जो मास्क है इतना जरूरी है कोरोना वायरस के लिए, उससे बचने के लिए, तो उस कैलकुलेशन ने, उस डेथ रेशो के कैलकुलेशंस ने, उस बीमारी के कैलकुलेशंस ने हमें ये बात बताई। क्या बताई? कि भाई वो वायरस जो है नाक और मुंह के जरिए से अफेक्ट कर रहा है, इसलिए हमें मास्क का यूज करना होगा। तो ये क्या हुआ? आपने एक डिसीजन लिया। क्या लिया? एक डिसीजन लिया। जो आपने मास्क को लेकर आए वो क्या था? एक अननोन क्वांटिटी हुई हुई थी उस वक्त, जो आपने उसको नोन बनाया। किससे? अपनी कैलकुलेशन से। आपने कुछ अंदाजे लगाए, उन अंदाजों की मदद से आपको ये पता चला कि यार हमें मास्क लगाना चाहिए। उस वक्त मास्क नहीं लगाया जा रहा था, लेकिन जब वो मास्क लगाना शुरू हुए तो वो आप देख सकते हो उसकी इकोनॉमी में कितना फर्क आया। जब उसको टीवी पर बताया गया, क्या बताया गया टीवी पर? कि भाई इसको लगाना बहुत जरूरी है, उसकी मार्केटिंग हो गई। मार्केटिंग हो गई किस वजह से हुई? उसकी कैलकुलेशन, सारे बेस किस पे कर रहा है? कैलकुलेशंस पर। कैलकुलेशन से उठा, टीवी पर आया, एक एनालाइजेशन हुई, आपको पता चला, आपने यूज करना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हो स्टेटिस्टिक्स इकोनॉमिक टर्म्स पर कितना अप्लाई होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर बड़ा यूज होता है स्टेटिस्टिक्स का। समझ में आती बात? चलो आगे चलते हैं। वो था फ्यूचर आउटकम्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इसी चीज की मिसाल लो, वायरस की। देखो, वायरस आपके पास आया तो आपको ये बात टीवी पर बता दी जाती थी। याद करना पुराने जमाने में थोड़े से, टीवी पर ये बात बता दी जाती थी कि आगे का दौर और खराब होने वाला है। आगे का जो दौरानिया, जो वायरस का दौरानिया है वो और खराब होने वाला है, क्योंकि डेथ रेशियोज बढ़ते जा रहे हैं। देखो, ये जो डेथ रेशियोज बढ़ रहे हैं ये सब कैलकुलेशंस हैं, पीछे कैलकुलेशंस हैं जो कि स्टैटिस्टिक्स के जरिए हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ्यूचर आउटकम्स जो मुस्तकबिल में होने वाला है कुछ दिनों में, वो बातें भी आपको बता दी जाती हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस, कि आपको एहतियात करनी होगी। वो क्या है? कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन की मदद से आपको बता दिया जाता है, डिसीजन मेक कर लिया जाता है कि भाई एहतियात करना जरूरी है, आगे का वक्त सही नहीं होगा। यहाँ पे भी आपको देखो समझ में आ रही होगी कि स्टेटिस्टिक्स हमारे वर्ल्ड में यूज कैसे हो रहा है। बहुत बड़े बड़े यूज हैं, ये मैं आपको कुछ चंद छोटे छोटे व्यूज लेकर आपके पास आया हूँ, लेकिन बहुत सारे इसके यूज हैं। अब बात मानो कि क्या कहते हैं, अक्सर मुझसे कंप्यूटर साइंस के बच्चे पूछते हैं, ये बोलते हैं सर ये स्टेटिस्टिक्स क्या हमारे कंप्यूटर में क्या यूज है? तो बेटा देखो, स्टेटिस्टिक्स में आपने कभी एक्सेल यूज किया हो तो उसमें एक चार्ट होता है, बेसिकली वो तो एक टेबल है, वो तो साफ नजर आ रहा है कि स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए काम आता होगा।
लेकिन इसको मशीन लर्निंग के लिए भी यूज किया जाता है, इसको एल्गोरिथम डिजाइन के लिए भी यूज किया जाता है। इसकी ऐसी ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो आपके कंप्यूटर डिजाइनिंग को भी एक डेटा एनालाइज करके एक ऐसा डिसीजन बना के देती हैं कि आपको पता चलता है इस कैलकुलेशन से कि आपको और कितना अच्छा प्रिटेंड करना चाहिए और क्या आपके पास कमी है। सारी चीजें इस डेटा की मदद से पता चलती हैं, जो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है। समझ में आती बात? तो भूलना नहीं कि इसका हर फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूज है। अब मैं बात करता हूँ लास्ट बात करता हूँ एस्टेब्लिश रिलेशंस। ये किसी भी दो चीजों के दरमियान एक रिलेशन पैदा कर देती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे समझने वाली कि ऐसा क्यों है। अब देखो, मैं आपकी मिसाल देता हूँ, आपकी रोजमर्रा की रूटीन और पढ़ाई से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप बहुत स्ट्रेस में हो। सुनना बात को, समझना जरा। और आप उतनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो जितनी आपको करनी चाहिए एग्जाम के लिए। और ये हर बच्चे की क्या कहते हैं परेशानी रहती है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करूं, क्या नहीं करूं, ये समझ में आती है। तो हर बच्चे की जब ये मुसीबत रहती है कि मैं क्या करूं, देखो यहाँ पर अगर आप अपनी दो चीजों को सब्जेक्ट बनाते हो, अब मैं आपके माइंड तक पहुंच चुका हूं। अब आपका माइंड क्या कह रहा होता है? आपका माइंड बोलता है यार मैं 5 बजे से 6 बजे तक पढ़ लूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ये आपने क्या किया? बेसिकली कैलकुलेशन की, एस्टीमेट लगाया कि हाँ भाई अगर मैं इतने घंटे पढ़ूंगा तो ये मेरा काम हो जाएगा। देखो दो चीजें हैं, एक पढ़ाई और एक वक्त। इन दोनों के दरमियान मैं आपको एक रिलेशन कायम करके बता रहा हूँ कि स्टेटिस्टिक्स कैसे रिलेशन बना रहा है। अब देखो, फॉर सपोज जब आप सोच रहे हो कि यार मैं बहुत कम पढ़ रहा हूँ, मेरी पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए, तो आपने क्या करना पड़ेगा? आपने अल्टीमेटली अपने टाइम का रेशियो इंक्रीज करना पड़ेगा। जब आपका टाइम का रेशियो इंक्रीज होगा तो खुद ही आपकी स्टडी की कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क आता चला जाएगा। देखो रिलेशन हो रहा है। रिलेशन का मतलब हम क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आप एक रिलेशन देखा होगा। कैसे भाई? जैसे कि फॉर सपोज मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे कि आप मान लो मैंने कहा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। देखो वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाता है, ऐसा होता है। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, देखो V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है, हमेशा याद रखना। रिलेशन को ऐसे देखते हैं, ऐसे करंट के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीजों के दरमियान एक रिलेशन है। जब करंट बढ़ रहा है तो ही वोल्टेज बढ़ रहा है। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। कुछ इनवर्स रिलेशंस भी होते हैं जो कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री में अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। आपको ये बात हूबहू पता होनी चाहिए और पता होगी। तो यहाँ इस पर गौर करो कि मैं आपकी साइकोलॉजी बल्कि एक बात कर रहा हूँ कि आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है। मैं अगर अपने टाइम को इंक्रीज करूंगा तो मेरी पढ़ाई का रेशियो भी इंक्रीज होगा। ये बात हमें पता होती है लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो गलत बात है। यहाँ से कैलकुलेशन समझना। अगर आपका पढ़ाई के टाइम का रेशियो गिरता है, अब दिन में 2 घंटे पढ़ते थे, आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, तो आपका खुद ही क्या होगा? स्टडी का रेशियो भी गिरना शुरू हो जाएगा। आप कम पढ़ोगे, पेपर्स आपके खराब होना शुरू हो जाएंगे। पढ़ोगे नहीं तो कैसे सही होंगे? तो यहाँ पर समझो कि दो चीजों का आपस में किस तरीके से स्टेटिस्टिक्स ने क्या किया कि कैलकुलेशंस जब आपके सेट नहीं हुई तो उसका रिजल्ट भी सही नहीं आया। तो बेसिकली कैलकुलेशंस के दरमियान जो एक रिलेशन कायम होता है वो बेसिकली स्टेटिस्टिक्स की यूजेज है बहुत बड़ी, जो आपकी लाइफ में हो रही है, लेकिन आप उसको कभी एनालाइज कर ही नहीं पाते हो बेटा। ये सब स्टेटिस्टिक्स एक कैलकुलेशन है। और बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जो हम पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ती हमें उठाने के लिए। हम पेन कॉपी का यूज नहीं करते, हम दिमाग से ही उसका काम कर लेते हैं। लेकिन कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटास को कैलकुलेट करने के लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जो कि हम इस चैप्टर में आगे चल के सीखने वाले हैं कि क्यों, कैसे और क्या होता है। अब मैं उम्मीद करने लगा हूं कि आप लोगों को मेरा इतना बड़ा लेक्चर सुनने के बाद समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स और मैं इसको यूज कैसे कर रहा हूं अपनी लाइफ में। जब आपको ये समझ में आ गया ना आपको यूज कैसे कर रहे हो, तो यकीन मानो बेटे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपको स्टेटिस्टिक्स जो है एक गेम की तरह लगेगा। आप सवाल पढ़ते ही समझ जाओगे मुझे किस चीज को कैसे एनालाइज करना है, देखते समझ जाओगे, मेरी गारंटी है, अगर आप समझते हुए चलते हो कि व्हाट इज स्टेटिस्टिक्स। ठीक है बेटा।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से समझो, एनालाइज करो, फिर मिलते हैं आपके साथ हम एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज बच्चों, बाय बाय।